Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, recently a term ADT 52 is seen in news is referred to which of the following, and correct answer is a climate resilient crop variety is ADT 52. Next question was, consider the following statement with respect to underwater noise emission, and correct answer is only 2, which is continuous shipping movement is identified to be a significant contributor to the increase in the global ocean noise level. सो सिंस प्रीलिम्स इज कमिंग, हमें ये भी याद रखना होगा कि जब हम ए डी टी 52 की बात कर रहे हैं, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग कि ए डी टी 52 स्टैंड करता है अदुथुराई 52 पर, जो कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन पैडी वेराइटी होती है और इसको ग्रो करने में लगभग 150 दिन का समय लगता है. Basically, it gives a high yield and can withstand the impact of unseasonal rain. That is why it is resistant to gall midges, moderately resistant to leaf blast, neck blast, grain discoloration, and bacterial leaf blight. That is why it is very, very important. Next question में हमने देखा कि भाई सिर्फ ऑप्शन 2 करेक्ट है. सो वाई ऑप्शन 1 इज रॉन्ग हेयर, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस. सो बेसिकली जब हम UNE की बात करते हैं या अंडर वाटर साउंड प्रेशर की बात करते हैं, तो इंडियन वाटर्स में अगर हम देखें तो ये वाटर हमें 102 से 150 डेसिबल तक यहाँ पर आपको इंडियन वाटर्स में प्रेशर लेवल दिखाई देता है रिलेटिव टू 1 माइक्रो पास्कल. वहीं अगर हम देखें तो जो इंडिया का ईस्ट कोस्ट है, यहाँ पर जो लेवल होता है, जो प्रेशर लेवल होता है, दैट इज कंपेरेटिवली हायर देन दैट ऑफ द वेस्ट. So there is an increase by significant value of about 20 decibel. ऑल राइट, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिखा था, आप बहुत ध्यान से देखिए. आपको क्वेश्चन में बोला गया था दैट इज इट स्लाइटली मोर इन द वेस्टर्न कोस्ट देन द ईस्टर्न कोस्ट, बट इट इज़ वाइस वर्सा थिंग. यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट में हमें ज़्यादा प्रेशर दिखाई देता है कंपैरेटिव टू द वेस्टर्न कोस्ट. सो आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कि हाउ UPSC इज गोना कंफ्यूज यू इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द डे. देखिए इस तरीके की जो इमेजेस है ना, ऐसे आपको प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे. सो दिस फर्स्ट इमेज इज टॉकिंग अबाउट द सिंथान टॉप. देखिए जब हम सिंथान टॉप की यहाँ पर बात करते हैं तो ये बेसिकली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह यहाँ पर देखा जाता है. एंड बेसिकली इट इज़ अ पास, हिंदी में जिसे हम दर्रा भी बोलते हैं. सो ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पास है जम्मू एंड कश्मीर में. अगर हम देखें तो ये बेसिकली लोकेट करेगा बिटवीन साउथ कश्मीर, ब्रेंग वैली इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड किथवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द चेना वैली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो दिस इज वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है सिंथान टॉप इज सिचुएटेड और कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस. और इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे जो भी स्ट्रैटेजिक आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर में टनल बनाए जा रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है, वो भी आपसे पूछने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 3 इकोनॉमी. और यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं मेंस में. देखिए जब बात की जाए तो आपको बहुत अच्छे से पता है इस समय इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर इंडिया. बात आर्टिकल में क्या की जा रही है कि IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जॉर्जीविया, इन्होंने बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी अगर बात की जाए तो पूरी ग्लोबल ग्रोथ में अगर देखें तो अकेली इंडिया की इकोनॉमी 15% यहाँ पर क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी इन 2023, विच इज़ वेरी मच रिमार्केबल. ऑल्सो इन्होंने यहाँ पर ये भी रिमार्क किया है कि इंडिया अगर इसी तरीके से ग्रोथ करता रहा तो इट विल बिकम अ ब्राइट स्पॉट इन द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी. दिस इज the remark by the IMF मैनेजिंग डायरेक्टर एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडियन इकोनॉमी वापस न्यूज़ में और चर्चा का विषय बन जाती है. देखिए जब हम G20 की बात करते हैं तो यहाँ पर एक फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स भी यहाँ पर गैदर हुए बेंगलुरु में, जिसमें बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया गया. वर्ल्ड बैंक, IMF और इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को अगर हम ले लें तो इन्होंने एक नया ग्लोबल सॉवरेन डेब्ट राउंड टेबल और डिस्कशन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है.
So also अगर हम इस if we look into this chart very clearly, so you will get to know, you will be having a very clear cut ideas about the India's growth prospect. देखिए यहाँ से मेंस के क्वेश्चन बनने के चांसेस आपको ज़्यादा मिलते हैं। इंडिया की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखिए, आपके सामने दो यहाँ पर स्टैटिक शो किए जा रहे हैं। एक तरफ आप वर्ल्ड इकोनॉमी को देख सकते हैं, एक तरफ आप इंडियन इकोनॉमी। जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमी से इन दी 2022, दैट वाज 3.4%, बट जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ निकल कर आई दैट इज़ 2.9%, और बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आपको देखने मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड विल टॉक अबाउट इंडिया, तो यू विल सी कि इंडिया से जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट की गई थी दैट वाज 6.8, ऑल राइट, और इंडिया की ग्रोथ है दैट इज 6.1। कोई खास डिफरेंस आपको यहाँ पर नहीं देखने मिलेगा, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। इंडिया की इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो इट हैज़ बीन क्वाइट इम्प्रेसिव डिस्पाइट द ग्लोबल स्लो डाउन। ग्लोबल स्लो डाउन की बात करें तो आप रशिया या यूक्रेन का वॉर देख लीजिए, आप अफगानिस्तान इशू को देख लीजिए, चाहे हम बात करें तो वर्ल्ड में पैंडमिक की सिचुएशन देख लीजिए, कोविड की सिचुएशन देख लीजिए। आफ्टर ऑल दीज नेगेटिव इशू इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव रही है। इंडिया बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट अमंग द मेजर इकोनॉमीज। अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है जो डिजिटलाइजेशन पुल है, ठीक है। इंडिया का जो डिजिटलाइजेशन पुल है, अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है इंडिया, ठीक है, फ्रॉम द पैंडमिक क्लोज। आप देखिए पैंडमिक के बाद जहाँ पे बाकी सारी कंट्रीज का पूरा ग्रोथ गिर गया, वहीं इंडिया को आप देखेंगे तो इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभर कर आया। कारण क्या? कारण इसके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर है हमारे पास, विच इज़ द एम्फोसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द डिजिटल इकोनॉमी। नाउ पीपल आर बीइंग वेरी मच ईजी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का आपको यहाँ पर ज़्यादा यूज़ देखने मिलेगा। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जो फोकस किया डिजिटल इकोनॉमी पे, डिजिटल इकोनॉमी ने दो चीज़ें बूस्ट करी। इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। डोमेस्टिक मार्केट का स्ट्रॉन्ग बनना, साथ ही डिजिटल पुश यहाँ पर जो देखने के लिए मिला, चाहे हम डिजिटल आईडी की बात कर लें, ठीक है, जैसे आप बात कर लें आधार कार्ड, राशन कार्ड, और इसके थ्रू मिलने वाली पब्लिक सर्विसेज की बात कर लें, तो आप देखेंगे पूरे कोविड पीरियड में जो डिजिटल आईडी का कॉन्सेप्ट लेकर हमारी गवर्नमेंट आई और जो डिजिटल आईडी का फाउंडेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, उसकी वजह से एक पूरा सिनेरियो यहाँ पर चेंज हो गया। Since COVID played the role of a trigger for advanced digitalization, because it is made it both necessary and possible to deliver public support to household and to business using digital platform. So अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कोविड, yes, it was bad, it was devastating, मगर अगर हम इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में से समझने की कोशिश करें तो आप एक चीज़ देखिए, वेयर पीपल आर लाइक कि नहीं नहीं हम तो डिजिटल इकोनॉमी नहीं यूज़ कर सकते, हम क्यों फ़ोन पे करेंगे, हम क्यों यूपीआई का यूज़ करेंगे, क्यों भारत पे और भी अदर ऐप्स का यूज़ करेंगे। बट बिकॉज ऑफ द पैंडमिक व्हाट पीपल स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड डूइंग देयर बिजनेसेस ऑनलाइन, which means if you are doing business online you will definitely shift on the digital economy, and now it has become our habit that we are doing every single transaction via UPI mode or via any digital medium, and because of that India saw a great shift. And not alone this, India is also doing UPI transaction with the other countries. If you will see or if you have noticed, तो India ने सिंगापुर के साथ सिंगापुर पे नाउ के थ्रू अब यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू पेमेंट यहाँ पर अलाउ हो गए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। वही अगर हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ हैज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड वन थिंग, दैट इंडिया की जो फिजिकल पॉलिसी रही है दैट हैज़ बीन वेरी मच रिस्पॉन्सिव टू द इकोनॉमिक कंडीशन। इंडिया ने टाइम पर देखा कि अगर आरबीआई ने बहुत क्लियरली नोटिस किया मार्केट में मॉनेटरी फ्लो ज़्यादा है, एंड इमीडिएटली व्हाट दे डिड, इन्होंने मार्केट में अपनी फिजिकल पॉलिसी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट हेयर, क्योंकि इंडिया वॉज क्लोजली ऑब्जर्विंग इट्स इकोनॉमी एंड इट्स इकोनॉमिक कंडीशन। भाई अगर आप 2023 के बजट की भी बात करें तो ये फिजिकल कंसोलिडेशन की बात कर रहा है, इसने कमिटमेंट दिखाया है टुवर्ड्स द फिजिकल कंसोलिडेशन while at the same time provide significant financing for the capital investment also.
साथ ही अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया हैजंट शील्ड अवे द लर्न द लेसन फ्रॉम द पैंडमिक and to implement very strong policies to overcome what has been really a difficult time for a number of months. India is also doing a lot of things and paying close attention on investing in the green economy, including renewable energy, renewable sources. And India is basically clearly trying that we should shift from this economy to the green economy. चलिए, so moving on to the next article, which is important for GS paper 2 environment and ecology. देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कार्बन ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है. Why carbon trading? Because this article is clearly stating here कि इंडिया अगर कार्बन ट्रेडिंग की तरफ मूव कर जाता है, सो व्हाट विल हैपन, इंडिया फॉसिल फ्यूल पर अपनी डिपेंडेंसी यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस एंटायर आर्टिकल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कार्बन ट्रेडिंग. So let's understand in this way. Suppose this is the enterprise A and this is the enterprise B. Okay. So enterprise A sells the permit, enterprise B buys the permit, and this is the used permit, this is the emission cap. Now understand it is in this way. So just like we trade the stocks in the stock market, in a similar way we are doing this here. And basically this is recognized with the emission certificate. So we can clearly say basically ये एक मार्केट बेस्ड सिस्टम होता है जिसका उद्देश्य होता है रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैसेस को दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड emitted by the burning fossil fuels. So carbon trading is nothing but it is a process of buying and selling permits and credits that allow the permit holder to emit the carbon dioxide of a particular proportion. So बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, जिसे हम कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी बोलते हैं, ये सेट करता है एक रेगुलेटरी सीलिंग और दी कैप, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, दिस इज दी कैप, ठीक है, ऑन ग्रीन हाउस गैस इमिशन बीइंग रेगुलेटेड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. The right to emit a tons of CO2 is often referred to as the carbon credit or carbon allowance. So they are broadly two types of carbon market अगर हम इसको समझने की कोशिश करें. One is the compliance, another one is the voluntary. ठीक है. तो देखिए जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में हम काम करते हैं ना, उसी तरीके से ये जो एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाता है, ये क्रेडिट सर्टिफिकेट होता है विच कंपनी कैन सेल टू वन टू अनदर. तो ये बेसिकली यहाँ पर काम करता है और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ है ये हमें देखने मिलेगा क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान. सो क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता हो, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का प्रोजेक्ट था, उसके अंदर इसको डिसाइड किया गया था. और इसी सब को देखते हुए जब हम बात करें तो इंडिया में आया था एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. देखिए अब अगर हम इस एक्ट के बारे में यहाँ पर बात करें तो ये बेसिकली अमेंड करता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो हमारा 2001 था, एक था, उसको यहाँ पर ये अमेंड करेगा. बेसिकली ये एनेबल करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो ऐसा सेटअप कर सकती है एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के लिए और स्पेसिफाई कर सकती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन फॉसिल सोर्स टू बी यूज्ड बाय द डेजिग्नेटेड एनर्जी कंज्यूमर and the amount they are using, according to which they'll be provided the carbon emission certificate, which they can further sell into the market like the normal other stock market. तो अगर हम बात करें इंडिया के कमिटमेंट की बात करें अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज as given by the Prime Minister Shri Narendra Modi itself at the COP26 last year, the goal is to cut emission intensity by 45%. This what India has committed, and achieve 50% of the installed capacity of electricity generation from the non-fossil fuel. Just keep this particular line in mind. What I am saying कि यहाँ पर जो गोल है इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो कितना कट करेगा बाय दी 45%, और टारगेट रखा है कि वो 50% जो अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी का है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, उसे अचीव करेगा बाय द नॉन फॉसिल फ्यूल्स.
सो बेसिकली ये जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ 2022 में और सेपरेटली अप्रूव किया गया बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज वाया द पेरिस एंड ग्लासगो एग्रीमेंट, जो इंश्योर करता है कार्बन मार्केट को, जहाँ पे मैंने आपको बताया कार्बन क्रेडिट और एमिशन सर्टिफिकेट भी ट्रेड किए जा सकते हैं एंड दे हैव एक्वायर्ड ग्रेटर ग्लोबल करेंसी। सो कार्बन मार्केट नीड्स वेरी क्लैरिटी चाहिए होती है इनको, स्पेशली अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं, इनफैक्ट मोर। द मेंट स्टॉक मार्केट लाइक एक्सचेंज and traded in carbon offset made legitimate under the clean development mechanism of Kyoto Protocol. But still, when it comes to India, it is not very much famous. सो अगर हम बात कर लें इसी मार्केट को आगे लेकर चलें तो देखिए जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इन मार्केट्स का, इनका काम है इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में जनरेट करना। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर किस बारे में की जा रही है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो ये मेंटेन करता है इट्स राइट टू ग्रो इट्स कार्बन एमिशन इन द नियर फ्यूचर। और इंडिया ने कमिट भी किया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया, इंडिया ने कमिट किया है अपनी COP26 में कि वो क्या करेगा कि अपना जो कार्बन एमिशन है उसे कट करेगा और फॉसिल फ्यूल पे अपनी डिपेंडेंसियाँ ख़त्म करेगा। इसके लिए भी इंडिया को कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन मार्केट की ज़रूरत हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इंडिया अंडर विच अराउंड 1 lakh इंडस्ट्रीज हैव बीन इन्वॉल्व इन प्रोक्योरिंग एंड ट्रेडिंग एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। वहीं अगर हम 2015 से देखें तो ऐसे बहुत सारे साइकिल आ चुके हैं ऑफ द पैट विच इज़ द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, जिन्होंने शो किया है कि इमिशन रिड्यूस हुआ है इंडिया का बाय द 3.5% जस्ट बाय यूजिंग द कार्बन ट्रेडिंग एंड कार्बन मार्केट सिस्टम। सो यूरोपियन यूनियन की भी बात करें तो जो रन कर रहा है द ओल्डेस्ट एमिशन ट्रेडिंग स्कीम सिंस 2005, अगर हम उसको ही देख लें यहाँ पे तो एक बहुत अच्छा साइंस आपके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण बनकर आ जाता है, जहाँ पे इन्होंने अपना जो इमिशन है इसको कट कर दिया है बाय 35%। 2005 से 19 के बीच में अगर हम देखें तो EU ने सिर्फ इसी मार्केट का उपयोग करते हुए अपना जो एमिशन है उसको बहुत ज़्यादा कट कर दिया है। सो चाहे कार्बन ट्रेडिंग की बात कर लें या हम कार्बन मार्केट की बात कर लें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि इट वुड हाउएवर बी अ विक्ट्री इन इटसेल्फ if it is able to mobilize domestic finance and accelerate the shift away from the fossil fuel. With that end in the mind, we should also keep one thing, that the government must intervene to bring the right amount of pressure on industry. Government must intervene to bring some kind of changes rather ignoring this important market. What government should do, they should come in front and do the necessary steps. So moving on to the next article, which is talking about that India can become a biodiversity champion. टॉपिक इंपॉर्टेंट है GS पेपर 3 के लिए, अगेन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। देखिए बात की जाए तो जो हमारी पूरी जो टोटल सम होता है एंड वेरिएशन होते हैं हमारी बायोलॉजिकल वेल्थ, इसको ही बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। बात करें अगर हम बायोडाइवर्सिटी की तो ये एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं फ्यूचर या इस प्लैनेट के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया के पास एनामरस वेल्थ है व्हेन इट कम्स टू बायोडाइवर्सिटी। अगर आप देखें तो बायोडाइवर्सिटी का आज की डेट में हमें लॉस देखने मिल रहा है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का जो भी कंजर्वेशन था आप उसमें देखेंगे तो 30% रिडक्शन देखने मिल गया है हमें बाय दी वर्ल्ड्स लैंड, 30% बाय दी वर्ल्ड ओशन। अब बात यहाँ पर क्या की जा रही है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया ने यहाँ पर प्लेज किया हुआ है कि वो अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेगा बाय डी 2030। तो इंडिया का एक प्लेज यहाँ पर आपको देखने मिलेगा और बाकी कंट्रीज़ का भी यहाँ पर देखने मिलेगा 30/30, है ना। 30 में 2030 जैसे जैसे हमारे पास आएगा वैसे वैसे 188 कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है, 188 कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि वो रिजर्व करेंगी अपने बायोडाइवर्सिटी लॉस को 30/30, मतलब 30% रिकवर कंजर्व किया जाएगा हमारे वर्ल्ड के लैंड्स को, 30% हमारे वर्ल्ड के ओशन को बाय
2030 इटसेल्फ। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया करेंटली होस्ट 17% ऑफ द प्लानट ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो 17% ऑफ द ग्लोबल एरिया इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो देखिए पूरे विश्व का 17% इंडिया के पास है, ठीक है, 17 ह्यूमन का और 17 देखिए तो किसका, आपको ग्लोबल एरिया बायोडाइवर्सिटी का। तो इंडिया कैन बिकेम द बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। तो अगर हम बात करें इंडिया की तो देखिए इंडिया में इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा विद आर यूनियन बजट ऑफ 2023, दैट इज द ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है। इंडिया ने मेंशन ही किया है ग्रीन ग्रोथ। आपको याद होगा तो इंडिया ने जो बजट इस बार निकाला है उसे सप्तऋषि बजट है वो, है ना। इस सप्तऋषि में जो एक एलिमेंट यहाँ पर डिस्कस किया गया इन 7 एलिमेंट्स में से, विच इज़ द ग्रीन ग्रोथ, जो कि एम्फोसाइज कर रहा है इंडिया की ग्रीन ग्रोथ के लिए। एक नए भारत की बात कर रहा है जहाँ पर बायोलॉजिकल वेल्थ को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया के जो नेचुरल असेट हैं, जैसे सॉइल की बात कर लीजिए, लैंड की बात कर लीजिए, वाटर या बायोडाइवर्सिटी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया इज टेकिंग सो मैनी इनिशिएटिव, जिसमें सबसे पहला इनिशिएटिव हमारे सामने आ जाता है मिष्टी। मिष्टी स्टैंड्स फॉर द मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। आपको याद होगा कि बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है इंडिया के बजट में कि इंडिया मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने और मैनग्रोव्स को लगाने के लिए यहाँ पर एक इनिशिएटिव लेके आ रहा है, विच इज़ दी मिष्टी इनिशिएटिव। बिकॉज हमें ये पता है इंडिया की बात की जाए और सुंदरबन डेल्टा जैसी जगहों की बात की जाए तो इंडिया हैज़ द रिचेस्ट मैनग्रोव सिस्टम। और कोस्टल इकोसिस्टम को अगर हम बात करने की बात करें, क्लाइमेट मिटिगेशन की बात करें, तो हमारे लिए मैनग्रोव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के अलावा आपको एक और इनिशिएटिव देखने मिल जाएगा, दैट इज़ पीएम प्रणाम। ठीक है, देखिए ये जो आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं ना, इससे प्री में भी क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं आपको। सो पीएम प्रणाम बेसिकली स्टैंड्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलोरेशन ऑफ द मदर अर्थ। काम क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, उनको एग्रीकल्चर से ख़त्म करने की बात की जा रही है। सो दो इनिशिएटिव आपने देख लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करिए। तीसरे इनिशिएटिव की बात करें तो दैट इज़ द अमृत धरोहर स्कीम। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें ना आपको मेंस में सीधे सीधे पूछे जा सकती हैं। सो एक तो हमने डिस्कस कर लिया मिष्टी, ठीक है, मिष्टी स्कीम। दूसरा हमने डिस्कस कर लिया पीएम प्रणाम। थर्ड इज द अमृत धरोहर स्कीम, जो कि डायरेक्टली मेंशन करती है हमारी बायोलॉजिकल वेल्थ के बारे में, और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि लोगों को इनकरेज किया जाएगा, ऑप्टिमल यूज़ किया जाएगा वेटलैंड्स का, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट यहाँ पर किया जाएगा। इसी के अंदर आपको अभी जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया ना, कार्बन स्टॉक, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन स्टॉक के बारे में भी बात की गई है, कार्बन ट्रेडिंग के बारे में भी बात की गई है। तो आप देखिए अगेन, लेट मी राइट द नेम हियर, अमृत धरोहर, है ना। तो ये अमृत धरोहर किसके लिए है? ये अमृत धरोहर भारत की धरोहर की बात की जा रही है। चाहे आप वेटलैंड की बात कर लें, इकोसिस्टम की बात करें, तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि हमें एनकरेज करना है बायोडाइवर्सिटी को, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, कार्बन स्टॉक्स और कार्बन ट्रेडिंग पे फोकस करना है, इको टूरिज्म को बढ़ाना है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू हमें इस तरीके की एक स्पिरिट लेके आनी है लोगों के बीच में कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें। और सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है तो विच वी आर टॉकिंग अबाउट कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, इस तरीके से इस्तेमाल करना कि नियर फ्यूचर उनको आप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर दो। ऑल्सो इन द रिसेंट इंटरवेंशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू स्टॉप द ड्रेनिंग ऑफ Haidarpur, a Ramsar wetland in Uttar Pradesh to safeguard migratory waterfall is also very much encouraging. So what government is doing here कि directly यहाँ पर initiative ले रही है। Now the questions come, what the article again is saying here कि भाई ये जो भी approach हम यहाँ पर ले रहे हैं, they should be and they must be science based। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को जब प्रोटेक्ट करने के बारे में यहाँ पर बात आ रही है तो हमें इनका इफेक्टिव यूज़ यहाँ पर करना होगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और सस्टेनेबिलिटी की बात यहाँ पर करनी होगी, इकोलॉजिकल, कल्चरल और सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी देखना होगा। एंड ओनली देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रोटेक्ट दिस एंटायर बायोडाइवर्सिटी।
ठीक है। साथ ही जो साइट्स हैं हमारी उनको हमें बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना है। मैनग्रोव्स इनिशिएटिव की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना होगा डाइवर्सिटी ऑफ मैनग्रोव्स स्पीशीज़ पर, ठीक है, तभी हम बायोडाइवर्सिटी को अचीव कर पाएंगे। हमें ट्री प्लांटेशन का रेस्टोरेशन करना होगा, ओनली देन वी कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। फर्दर व्हाट वी शुड डू, हमें स्पीशीज़ और उनकी डेंसिटी को भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी वी आर नॉट अलोन टॉकिंग अबाउट द पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर और द इन्वायरमेंट अलोन, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स एंड एनिमल स्पीशीज़ हियर। सो वॉट वी शुड ऑल्सो डू कि हमें उनको भी ध्यान में रखना है। ऑल्सो वी शुड बी वेरी मच फोकस्ड ऑन दी हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज, ठीक है, हमें इस तरीके की ग्रीन इंडिया मिशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है, ओनली देन वी कैन अचीव द गुड रिजल्ट। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडिया कब बन सकता है, देखिए, बायोडाइवर्सिटी चैंपियन, अनटिल अनलेस अगर हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, जब तक वो पार्ट नहीं बनेगी तब तक वी कैन नेवर अचीव इट। सो बेसिकली एक इंक्लूसिव एफर्ट होना चाहिए। इंक्लूसिव एफर्ट्स कैसे, देखिए, जब आप नोमैडिक कम्युनिटीज़ की बात करते हैं ना, तो ये इनिशिएटिव के लिए वो सबसे अच्छी कम्युनिटी मानी जाती है, बिकॉज दे हैव दैट ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। आर ट्राइब्स एंड आर nomadic people have that age old tradition and knowledge which we have already lost. सो यहाँ पर इंक्लूजन की बात किसके बारे में की जा रही है, लोकल प्लस नोमैडिक, ठीक है, लोकल और नोमैडिक लोगों को एक साथ आना होगा ताकि जो ट्रेडिशन नॉलेज है, जो प्रैक्टिस है, ये कम्युनिटी आपस में इंटरचेंज कर सके और एक इम्प्लीमेंटेशन दिया जा सके एक न्यू एज इंडिया के लिए। सो ईच ऑफ दीज प्रोग्राम हैज़ टू बी वेरी मच पोटेंशियल एंड दे कैन ग्रेटली इम्प्रूव द स्टेट ऑफ आवर नेशंस बायोडाइवर्सिटी। अगर इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आप देखिए इंडिया में जो लेटेस्ट साइंटिफिक और इकोलॉजिकल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़कर बाहर आ जाएगा। और इसी के लिए आप देखेंगे तो ऑलरेडी जो प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल विच इज़ ऑल्सो स्टैंड्स फॉर PM STEC, ठीक है, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली, इसको भी बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट इमीडिएटली इसको लॉन्च करने वाली हमारी गवर्नमेंट। और ये मिशन सीक करेगा टू हार्नेस द पावर ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज फॉर ग्रीनिंग इंडिया एंड इट्स इकोनॉमी एंड देन वी कैन बिकम द बायोडाइवर्सिटी चैम्पियन। ऑल राइट, सो आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams. We have entirely dedicated faculty for both the examination, UPSC and MPPSC. साथ ही हमारी 2 ब्रांचेज हैं, one at इंदौर another one at भोपाल. अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं and you will get all the information that you want. So do not waste your time and book your slot now. चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग इन किलाड़ी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर GS पेपर 1 हिस्ट्री. चलिए बात करें यहाँ पर तो क्या हुआ है, आप ये जो इमेज यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्लस्टर है 74 कार्लिनियन बीड्स का जो कि आइडेंटिफाई की गई हैं किलाड़ी से. देखिए है क्या, अगर हम बात करें किलाड़ी एक छोटा सा शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट साउथ तमिलनाडु के पास एक जगह है विच इज़ अबाउट 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट टू द टेम्पल सिटी ऑफ मदुरई इटसेल्फ. और ये लोकेट करता है हमारी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर के पास विच इज़ दी वैगई रिवर. यहाँ पर एक्सकवेशन किए गए 2015 के पास से और अब फाइनली एक रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ चुका है कि भाई संगम एज के पीरियड की अगर आप बात करेंगे सो ऑन द बैंक ऑफ वैगई रिवर संगम एज के पीरियड के टाइम, मतलब वही आप शुरू कर लीजिए 3rd-4th सेंचुरी के आसपास से, तो यहाँ पर एक अर्बन सिविलाइजेशन रहती थी. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो बेसिकली बाय दिस मैप यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ किलाड़ाई. केरला आपको दिख रहा है, एक तरफ आपको मदुरई दिख रहा है, मदुरई के क्लियर ही आपको किलाड़ाई दिख रहा है. अगर हम यहाँ पर बात करें किलाड़ाई की तो यहाँ से जो एविडेंसेस मिले हैं, जो फॉसिल्स रिमेन्स यहाँ से आइडेंटिफाई हुए हैं, अगर उसको देखा जाए तो इट डेटेड टू अ पीरियड बिटवीन 6th सेंचुरी BC एंड 1st सेंचुरी AD.
और अगर आप संगम लिटरेचर की बात करें तो संगम लिटरेचर में कई जगहों पर किलाड़ी के बारे में जिक्र किया गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड कि दिस कैन ऑल्सो बिकेम दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। सो नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर बात किया जा रहा है, अगर हम देखें तो आप कैसे रिलेट कर सकते हो संगम एज के साथ। तो संगम एज वो पीरियड है हिस्ट्री का इन एंशियंट तमिलनाडु विच वॉज बिलीव टू बी फ्रॉम द 3rd सेंचुरी BC टू द 3rd सेंचुरी CE। आप देखिए बहुत लंबा टाइम फ्रेम यहाँ पर कवर किया जा रहा है। सो जो भी एक्सकवेशन यहाँ पर किए गए हैं बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया with the help of Tamil Nadu State Archaeological Department, they have pushed the Sangam age further back. They are saying no, this is just the evidence that we found ki Sangam age believed to be from the 3rd century BC, but it could be very much older. बेसिकली 2019 में TNSDA जो हमारा तमिलनाडु आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट होता है, इन्होंने अनर्थ किए थे कुछ आर्टिफैक्ट फ्रॉम द किलाड़ी, कुछ इनको यहाँ से पॉट्स वगैरह देखने मिले थे, जिनको बेसिकली जब इनको आइडेंटिफाई किया गया, इनका पूरा रिसर्च किया गया, तो दे फाउंड टू बी अ पीरियड बिटवीन 6th सेंचुरी BC एंड 1st सेंचुरी BC। सो वन ऑफ दीज, यहाँ से लगभग 6 से 7 सैंपल यहाँ से कलेक्ट किए गए, एंड वन ऑफ द 6 सैंपल कलेक्ट एट द डेप्थ ऑफ 353 सेंटीमीटर, और इसको भेजा गया कार्बन डेटिंग के लिए इन द US, डेटेड बैक टू, जिससे पता चला कि इट वॉज डेटेड बैक टू 580 BC। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। साथ ही यहाँ पर जो फाइंडिंग्स यहाँ से TNSDA को मिली थी, इन्होंने रिपोर्ट करा कि किलाड़ी से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिनको अगर मेजर किया जाए तो दे आर अबाउट 300 ईयर्स अर्लियर दैन द प्रीवियसली बिलीव 3rd सेंचुरी BC, विच डायरेक्टली सेज कि संगम एज could be even more older and it was the golden period or the golden age। अभी की अगर हम बात करें तो जो रिसेंट ASI की रिपोर्ट है, यहाँ पर भी आप देखिए तो जो डिस्कवरी की गई है किलाड़ी से इन 2015, दे हैव ऑल्सो पुश द संगम एज टू 800 BC। ठीक है, तो आप देखिए लगातार संगम एज का जो इरा है, जो हमें पता है, उसके पीछे ये जाते जा रहा है। सो किलाड़ी कुड ऑल्सो प्रोवाइड वेरी क्रूशियल एविडेंस इफ वी टॉक अबाउट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिसिंग लिंक। आप देखिए जब हम आयरन एज की बात करते हैं ना 12th सेंचुरी BC से टू द 6th सेंचुरी BC, ये एक बिल्कुल मिसिंग पीरियड है। यहाँ पे एक डेड एंड सा हमें दिखाई देता है, कुछ खास यहाँ पे बातचीत नहीं दिखाई देती। तो ये फाइंडिंग्स इंडिया को हेल्प करने वाली हैं to provide the missing link of the Iron Age from 12th century BC to the 6th century BC to the early historic period, क्योंकि 6th century BC से लेके स्टैंड करेगा हमारा 4th century BC तक, एंड सब्सिक्वेंटली कल्चरल डेवलपमेंट जो है, जो मिसिंग लिंक है, वो हमारे सामने यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ऑल राइट, सो नाउ द क्वेश्चंस कम, आर दे लिंक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए जो भी आर्टिफैक्ट्स यहाँ से अनर्थ किए गए हैं, दे हैव लेड एकेडमिक्स टू डिस्क्राइब द साइट एज द पार्ट ऑफ वैगई वैली सिविलाइजेशन, दैट यस that could be the time frame of the Indus Valley civilization। यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स की गई जिन्होंने ये भी कंपेयर किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जहाँ तक एक्नॉलेज किया जा रहा है कि एक कल्चरल गैप है। लगभग आप देखेंगे तो 1000 सालों का गैप इनके बीच में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा बिटवीन दीज टू प्लेसेस। आज की डेट में अगर बात करें तो द गैप इज फिल्ड विद द आयरन एज मटेरियल इन द साउथ इंडिया, जो कि एक बहुत अच्छा जो मिसिंग गैप हमारे पास दिखता है इंडियन हिस्ट्री में, उसे ये फुलफिल कर रहा है। हालांकि सम ऑफ द सिंबल्स फाउंड एट द पोर्ट शेड ऑफ द किलाड़ी बियर, they are very much closely resembles to the Indus Valley sign। So yes, yet the findings are need to be done, but बहुत सारी ऐसी डिगिंग हुई है, स्टडी हुई है, they have been done and established the link between these two civilization। सो तमिलनाडु का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने अफर्म किया है दैट येस किलाड़ी हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्बन सिविलाइजेशन। एट द अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सेम चीज़ थी। किलाड़ी से भी आपको ब्रिक स्ट्रक्चर मिले हैं, लग्जरी आइटम्स मिले हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के प्रूफ मिले हैं, एंड सेम गोज विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो बात की जाए, सो इट कम्स अक्रॉस एज एन इंडस्ट्रियस
advanced civilization and given the evidence of the urban life. So yes, they are comparing ki yes, they are high probability, there is higher probability ki these two civilization, Indus Valley civilization and Vegai civilization, belong to the same age, or either the Vegai civilization is the part or the later phase of the Indus Valley civilization. All right, so this is something that is very very important, आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1 हिस्ट्री. देखिए, हमें बहुत ही कम आर्टिकल ऐसे देखने मिलते हैं जो इतिहास से संबंधित होते हैं, और आज की डेट में दो आर्टिकल हमारे पास है. बात की जा रही है डिकिंसोनिया फॉसिल की, जो कि भीम बेटिका में मिला है, एंड इट इज़ द ओल्ड बीहाइव यहाँ पर माना जा रहा है. तो सबसे पहले समझ लेते हैं भीम बेटिका रॉक शेल्टर के बारे में. इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. भीम बेटिका रॉक शेल्टर्स के बारे में बात करें तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है जो हमारे मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, और इनका टाइम फ्रेम माना जाता है ऑफ द पैलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक पीरियड. ये एग्जिबिट करती हैं द अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया एंड द एविडेंस ऑफ द स्टोन एज स्टार्टिंग एट द साइट इन एल्यूशियन टाइम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मध्य प्रदेश में लोकेशन की बात करें तो हमें पता है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश की जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर ये सिचुएटेड है, और साथ ही इन्हें यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड किया गया था. भीमबेटका के कुछ रॉक शेल्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे रॉक शेल्टर्स भी हमें यहाँ पर देखने मिले हैं जो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स को भी दर्शाते हैं. ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं हमें एविडेंस ऑफ अ रियर ग्लिम्स इनटू द ह्यूमन सेटलमेंट एंड कल्चरल इवोल्यूशन फ्रॉम द हंटर गैदरिंग टू द एग्रीकल्चर एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द प्री हिस्टोरिक स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज ये पेंटिंग्स ही हमें दिखा रही हैं कि यहाँ पर क्या है. सो वॉट हैपेंड हियर, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ रिसर्चर हैं, जिन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा एक्सटिंक्ट स्पीशी, एक एनिमल है, साइंटिस्ट ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है, एक डिस्कवरी की है भीमबेटका से, और रॉक शेल्टर से इन्हें एक एक्सटिंक्ट स्पीशी के फॉसिल्स यहाँ पर देखने के लिए मिले थे, जिसका नाम है डिकिंसोनिया, और उसी के नाम से हमें दिखाई दिया डिकिंसोनिया फॉसिल. और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो एविडेंस यहाँ से मिले हैं, ये जो फॉसिल मिले हैं, ये लगभग 538, ठीक है, ये 538 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल रिमेन्स है जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं. ठीक है, और अगर आप देखें तो ये 44 सेंटीमीटर वाइड फॉसिल डिकिंसोनिया एक 44 सेंटीमीटर के एरिया में लगभग ये फैले हुए हैं, और ये माने जा रहे हैं कि किस टाइम फ्रेम को बिलोंग करते हैं, 538 मिलियंस ईयर अगो के ये फॉसिल रिमेन्स हैं. सो डेकिंसोनिया की जब बात करें तो विश्व में ऐसी दूसरी भी जगह हैं जहाँ पर इसका डॉक्यूमेंट किया गया है कि दिस इज़ दी वन ऑफ दी रेयरेस्ट, और जो आज की डेट में खो चुकी है. ये एक ऐसी स्पीशी हुआ करती थी जिसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन हमें देखने के लिए मिला है. बात की जाए तो माना जाता है कि अभी तक जितने भी एविडेंस आपको देखने के लिए मिले हैं, दे इंडिकेटेड दैट इट वॉज अ सर्कुलर और ओवल इन द शेप. समवॉट बेसिकली थोड़े से ये शायद फ्लैट होंगे विद रिप लाइक स्ट्रक्चर रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल कॉलम. ये जो भी एविडेंस मिले हैं आज तक, उनसे इस तरीके का अंदाज़ा यहाँ पर लगाया गया है. सिंस दे वर नॉट कैरिंग एनी, यहाँ पर अभी जब इनको डिस्कवर किया गया तो बहुत ज़्यादा टूल्स इनके पास नहीं थे, तो डिकिंसोनिया जो इंडिया से यहाँ पर मिले हैं, माना जा रहा है कि ये इस स्टडी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे. बट अनफॉर्चुनेटली वॉट हैपेंड कि ये जितने अंदाजे लगाए जा रहे थे कि इट वॉज ऑफ द डिकिंसोनिया फॉसिल, बट नहीं, इसको फाइनली इसको रिसर्च किया गया, इसकी स्टडी की गई और आइडेंटिफाई किया गया कि नो, इट इज़ नॉट द लॉस्ट और रेयर स्पीशी, बट इट इज़ जस्ट द ओल्ड बीहाइव जो यहाँ पर कहीं पीछे रह गया था. सो रिसेंटली जो वैक्स रिजल्ट यहाँ पर आए, उन्होंने इसको क्लियर कर दिया कि नहीं भाई, ये कोई डिकिंसोनिया फॉसिल्स यहाँ पर नहीं है, बट इट इज़ जस्ट दी ओल्ड बीहाइव जो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, बट कुछ ही साल पुराना यहाँ पर है, और ये इसकी वजह से इस तरीके के रिमेन्स हमें देखने के लिए मिले हैं. सो यू विल डेफिनेटली सी any of the questions either in the prelims or in the mains.
इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स की तरफ एंड द फर्स्ट न्यूज़ इज रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन डिक्लेयर दैट मॉस्को was suspending its participation in the new START treaty, which was the last remaining nuclear arm control pact with the United States. Next news is very, very important. Recently, India's real-time retail payment system, Unified Payment Interface, which is the UPI, and its equivalent network in the Singapore called PayNow, were integrated to enable faster remittance between the two countries at a competitive rate. Singapore has now become the first country with which cross-border person-to-person payment facilities have been launched. Next is Amakrusha AI. This is the India's first AI chatbot for the agriculture sector. The chatbot aims to assist farmer in the adopting the best agronomics practice, keep them informed about government scheme, and educate them about loan products from over 40 commercial and cooperative banks. And the last in cool today is the Malabar multilateral naval exercise, which includes the participation from India, Australia, and Japan, and the United States, will hosted by the Australia for the very first time in August 2023. So it's a quiz time, and first question is with reference to the Mulethi, consider these following statements. Next question is consider the following statements with respect to Sansad Ratna Award. आप सभी को पता है, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.